तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला पार्ट। एक्सचेंज वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका था। एंड प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लस सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं रिस्पेक्टिव लेक्चर्स के, या फिर आपके जितने भी सारी चीज़ें हैं, किसी के भी नोट्स चाहिए हो, जो एमसीक्यूज के सेशन हुए हैं, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, यू कैन असेस क्विजेस थ्रू दैट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम। इसमें आपकी जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, आपकी ट्रूमन्स की बुक है, आपको सारा जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए सभी का सभी आपको मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम में अवेलेबल हो जाएगा। सो प्लीज डू ज्वाइन द चैनल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड दूसरी बात, अब हम ऑलरेडी एक्सचेंज ऑफ गैस कर चुके थे, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई समझा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन समझा, पार्शियल प्रेशर क्या है, एंड ये सारी वैल्यूज आई होप आप सबको याद होंगी। और इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज मैं आपको बोल रही थी, एमसीक्यूज की वीडियो हमारी अलग आएगी उस दिन, अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो ट्यूसडे के अराउंड आएगी। एंड एक हिसाब से वो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो उस वीडियो को आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 100 से 150 क्वेश्चन होंगे ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपकी एक भी चीज नहीं रह जाएगी इसमें, अगर आपने वो चीज कर ली तो। सो दैट्स इट फॉर दीज थिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड हमने कल छोड़ा था यहाँ पर एट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लेवल पे। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो किसकी मदद से होता है, वो होता है ब्लड की मदद से। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की दोनों की ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? होती है ब्लड के थ्रू। क्योंकि जब आपने एक्सचेंज ऑफ गैस में देखा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एल्वेओलाई से ब्लड में क्या जाती है, हमारी ऑक्सीजन, और फिर जाती है ब्लड से टिश्यू में। तो बीच में जो मीडियम बना, जो बीच में हमारा मीडियम बना, वो कौन बना? दैट वाज ब्लड इटसेल्फ। तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ कैरी करेगा और फिर टिश्यू तक पहुंचाएगा। जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? एल्वेओलाई, एल्वेओलाई टिश्यू, एल्वेओलाई ब्लड एंड टिश्यू। तो टिश्यू से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास जाएगी और ब्लड से एल्वेओलाई तक एंड फिर एटमॉस्फेयर में। तो ब्लड क्या हुआ? ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, है ना, ठीक है, फॉर O2 एंड CO2। तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। 97% किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है? 97% होती है ट्रांसपोर्ट वो आरबीसी से, ठीक है, ब्लड उसको कैरी करते हैं आरबीसी से। एंड दूसरी जो होती है, जो आपका ब्लड का प्लाज्मा है, 3% होती है ये डिजॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है, मतलब ऐसे ही पहुंच जाती है डिजॉल्व्ड स्टेट में लंग्स के पास, या लंग्स से बॉडी के पास ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके। और एक हमारे करते हैं आरबीसी इसको कैरी। और आरबीसी में भी कौन होता है? हीमोग्लोबिन या एचबी का जो मॉलिक्यूल होता है। जो एचबी का मॉलिक्यूल होता है वो एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर पाता है? वो कैरी कर पाता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल से समझेंगे कि क्या सारा सिस्टम है। उसके बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ये चीज आप याद रखेंगे। और अगर ज्यादा सॉल्युबल है तो डिजॉल्व स्टेट में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा पहुंचेगी। तो अराउंड 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन डिजॉल्व्ड प्लाज्मा स्टेट। डिजॉल्व्ड प्लाज्मा स्टेट में कौन के कितनी परसेंट कैरी होएगा? 7% कैरी होगा, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आई आपको? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज, और जो हमारा मेथड है, 70% रह गए और एक रह गया हमारा 20 to 25%, ठीक है। 70% कैसे होती है? 70% इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होती है। बाइकार्बोनेट किसकी मदद से ब्रेक डाउन होता है? एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और 20 to 25% इसे भी कौन कैरी करते हैं? रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन। और जब
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कार्ब हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करेगा तो कार्ब वाला बना लेगा, नहीं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, है ना। अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है और 10 में से 9 ऑक्सीजन के हैं, तो मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल के अटैच होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के, है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और अगर 9 में से 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है तो कौन अटैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और इस केस में क्या बनेगा, HbO2। ठीक है। अब मैंने आपको कहा जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर से जब एल्वियोलाई में आती है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के प्रेशर का लेवल कितना है, 104 mmHg। इसका मतलब साफ साफ क्या हो जाएगा कि जो 104 mmHg है, मतलब कि एल्वियोलाई के लेवल पर जो हमारी ऑक्सीजन है वो ज्यादा है ना। तो मतलब यहाँ पर एल्वियोलाई के लेवल पर जो बाइंडिंग होएगी ज्यादा, वो किसके साथ होएगी, ऑक्सीजन के साथ होएगी, Hb की। और टिश्यू के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पे क्या ज्यादा है, टिश्यू के लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है टिश्यू के लेवल पे, तो क्या होगा, टिश्यू के लेवल पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बना देगा HbCO2। यहां तक किसी को कोई डाउट, जितनी ज्यादा जहां पे जिसकी कंसंट्रेशन वो उसके साथ ज्वाइन होगा। ठीक है। और मैंने अभी तक आपको बताया कि ऑक्सीजन के 2 मेथड्स है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मेथड है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड स्टेट में, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से होती है। और 70% किससे होएगी, 70% होएगी आपके बाइकार्बोनेट से। और ऑक्सीजन के 2 मेथड्स है, एक तो 3% डिसॉल्व्ड स्टेट में और 97% किससे, आरबीसी से, या हम क्या कहेंगे इसको, हीमोग्लोबिन के थ्रू। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ। देखो जो डिसॉल्व्ड स्टेट में हो गया वो तो सीधा सीधा ब्लड के थ्रू लंग्स पे पहुंच गया, लंग्स के थ्रू टिश्यूज पे पहुंच गया, वो तो डिसॉल्व्ड स्टेट में होना है, उसका तो कोई मैकेनिज्म समझने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम जो हमारी 97% जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। और जो हीमोग्लोबिन के पास, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और ये आपको क्या दिखाया, आरबीसी का दिखाया। ठीक है। ये आपको नॉर्मल ऐसे आरबीसी का सरफेस व्यू है और ये डिस्क शेप्ड आरबीसी होती है। ठीक है। ये ऐसे इसका इस तरह से अगर कोई चीज पड़ी है, ये वाला लेटर, ये जो साइड से व्यू है, सी सेक्शन व्यू है, वो इसको कट करके दिखाया होगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी आरबीसी। दूसरा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, ये चौथी रिंग, वही ये स्ट्रक्चर है। आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप और हीमोग्लोबिन एक ही बात है। एक जो ये ग्रुप होता है ना, एक जो आयरन होता है उसके साथ कितनी पायरोल रिंग्स बाइंड होते हैं, A1 2 3 एंड दिस इज 4। ये जो नाइट्रोजन वाले ये 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है और इनके बीच में ये क्या लगे होते हैं, ब्रिजेस लगे होते हैं। ये हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है हम ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में करेंगे, बट मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ। अभी स्ट्रक्चर देख के आपने डरना नहीं है और ना ही मैं अभी आपको इस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। जस्ट आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनता है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, आयरन प्रेजेंट होती है। और वो आयरन की स्टेट में प्रेजेंट होती है +2 में। और ऑक्सीजन की आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2-। तो ये इसके साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसके साथ क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है आयरन मॉलिक्यूल के साथ। अब जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे चार आयरन के, चार ये वाले जो सर्कल आपको दिख रहे हैं ऐसे 4 प्रेजेंट होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये आपको बीच में सेंटर में रिंग प्रेजेंट है और ये यहाँ पे रेड तुम्हें दिख रहा होगा। ये जो तुम्हें रेड दिख रहा है ये क्या है, आयरन पे आके किसने बाइंड किया हुआ है, ऑक्सीजन ने बाइंड किया हुआ है। और जो एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का उसमें ये 4 ऐसी रिंग्स है, तो एक आयरन एक को कैरी करेगी,
तो 4 आयरन कितने को कैरी करेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे। तो एक टाइम पे एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही किस कलर का ब्लड होता है हमारा, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। किसी को कोई भी अगर डाउट है तो ये क्या है कि जो हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयरन होता है उस पर क्या अटैच हो जाते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और फिर जब इसको रिलीज करना होता है तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। जैसे मान लो क्या होता है कि जब एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई के पास इसने ब्लड में पहुंचाया, तो ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने क्या करा, 4 मॉलिक्यूल्स को अटैच करा, 4 ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच करा, और इनको जाके, अब मान लो तुम कोई कार में बैठ रहे हो, तुमने कहीं जाना है ना, तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन एक कार है, हीमोग्लोबिन क्या है, कार है। और अब ये कार में बैठ गया तो हमेशा कार में तो रहेगा ही नहीं, इसने अपनी लोकेशन पे पहुंचना है, तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है टिश्यू। तो जब ये टिश्यू के पास जाता है तो ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को उतार देता है, और टिश्यू क्या कर लेते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं एनर्जी बनाने की, जो कि मैं 100 बार रिपीट कर चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स है, उनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और किसमें रिलीज बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देगा, और फिर हमारी बॉडी उसे क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर देती है। अब बात आती है मैम फिर ये बाइंडिंग होती कैसे है, ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये कैसे बाइंड होता है, तो इसलिए हम बात करेंगे अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, और ये हीमोग्लोबिन में कैसे बाइंड होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 जगह है ना, 4 मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे बाइंड हो सकते हैं हीमोग्लोबिन पर हीमोग्लोबिन का जो बाइंड होना है ना, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन का बाइंड होना है, वो एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। मान लो जैसे कोई ना गरीब फैमिली है, उसमें 4 भाई है ना, तो अब क्या है, मान लो ना एक बंदा दिल्ली जाकर सेटल हो गया, ठीक है, तो अगर एक बंदा जब दिल्ली जाके सेटल होगा तो उसको काफी ज्यादा तकलीफ आएगी, है ना, तो काफी ज्यादा तकलीफ आएगी जब ये एक जाके सेटल होगा। पर जब ये दूसरा जाके सेटल होगा, जब ये अपने दूसरे भाई को बुलाएगा, एक तो इसको सपोर्ट मिलेगी, और ये क्या हो जाएगा, इसका सेटल होना वहां पे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर तीसरे भाई का और इजी हो जाएगा, चौथे भाई का और इजी हो जाएगा। तो इस चीज को, जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल को जुड़ने में आसानी आती है हीमोग्लोबिन पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। उसे क्या हम बोलते हैं, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ गया, अगर एक मॉलिक्यूल जुड़ गया तो दूसरे मॉलिक्यूल को जुड़ने में क्या होती है, आसानी होती है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे इसको पता चल जाता है कि एक ऑक्सीजन है वो लग गया, तो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या होएगी, आसानी होएगी। इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रिवर्सिबल। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ब्लड में यहाँ पे ज्वाइन हो गए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर टिश्यू पे जाके क्या कर देगा, इसको अनलोड कर देगा, इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है, ताकि टिश्यू इसको यूटिलाइज कर सके। तो एक तो इसमें हमें कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखने को मिलता है, और एक हमें देखने को मिलती है रिवर्सिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एक कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखने को मिलता है और एक देखने को मिलती है रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। एक हमें कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखने को मिलता है और एक हमें देखने को मिलती है रिवर्सिबिलिटी। किसी को कोई यहां तक डाउट हो तो बताइए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग। अब क्या है कि ये है जो आपका ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, मैंने आपको क्या कहा है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, सबसे पहले तुम ये वाली सेंटर वाली जो लाइन है इसको देखो। मैंने तुम्हें बताया ये है तुम्हारी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन। जब हीमोग्लोबिन पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 20-40 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये सैचुरेशन किस में लिखी हुई है, परसेंटेज में लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है, अगर मान लो हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यहाँ पे ज्वाइन करना है ना, हीमोग्लोबिन पे बाइंड करना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को
यहाँ पे हमने क्या करना है, बाइंड करना है। तो इसको जो काम करना पड़ेगा, मतलब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा, जब यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, जैसे मैंने आपको भाइयों की एग्जांपल बताई थी। जब ये दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ा, जब 40% सेचुरेशन होगी, तो वही उनको इतनी एनर्जी लगी, मतलब इसको इससे थोड़ी सी क्या लगी, कम एनर्जी लगी। जब ये आके बाइंड करेगा तो इसको थोड़ी सी और कम एनर्जी लगेगी इससे भी। और जब हमारा ये यहाँ पे आके लास्ट वाला मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, इसको क्या थोड़ी सी और कम एनर्जी लगेगी। तो धीरे 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 जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करने के लिए, वो क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगती है, तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगती है। और इस शेप के कर्व को हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड शेप कर्व। तो जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व है वो किस तरह का होता है, सिग्मोइड शेप का होता है। अभी बात आती है कि ये तो हमें समझ आ गया कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उतना ज्यादा एक तो आसानी से बाइंड होगा, और अगर एक मॉलिक्यूल बाइंड हो गया तो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या होगी, आसानी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट तुम्हें समझ आ गया। अब मैं तुम्हें यहां से क्या प्रूव हो गया, तुम्हारा कोऑपरेटिविटी इफेक्ट प्रूव हो गया। और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी उतने ज्यादा क्या बाइंड है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20 है ना, तो 20% सेचुरेशन है और उतनी एनर्जी लगी, है ना, ज्यादा एनर्जी लगी। यहाँ पर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 30% होगा, तो यहाँ पर सेचुरेशन कितनी होगी, 40%, है ना। 30 mm अगर प्रेशर है, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हो। अब अगर 60 mm प्रेशर है तो सेचुरेशन देखो कितनी ज्यादा हो जाए, समझ पा रहे हो, जितनी ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन पे वो बाइंड कर पाएगा, और उतना ही ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अब दो चीजें आती हैं, एक आपने देखा होगा ये डॉटेड वाली लाइन इधर को बनी हुई है, एक डॉटेड वाली लाइन इधर को बनी हुई है, ठीक है। मान लो अगर तीन कंडीशंस है, अगर तो आपका डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2,3-DPG, या आपकी जो पीएच है, पीएच कम होने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, या टेम्परेचर बढ़ जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो कुछ ना कुछ वो भी क्या करेगी, बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। अगर वो बाइंड करेगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो एफिनिटी है ना, जो एफिनिटी है वो ज्यादा है बाइंड करने की ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा जल्दी से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उस जगह पे हाई होगा, अगर ये चीज होती है, तो हमारे उसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जितने यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही थी उससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एनर्जी उसे लगानी पड़ेगी। तो मतलब कि जब हमारा कर्व, जब हमारी CO2 क्या होएगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या टेम्परेचर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या डीपीजी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब पीएच का कम होना। जब भी ये वाली सारी कंडीशंस होंगी तब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जब ये वाली चारों की चारों कंडीशन होंगी तो तुम्हारा ये जो सिग्मोइड कर्व है ये किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम कंडीशंस रिवर्स करते हैं, है ना, अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, डाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड की उसको कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, पीएच को बढ़ा देते हैं, पीएच को बढ़ाने का मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। तो ये वाले जो सारे फैक्टर्स है, ये वाले जो सारे फैक्टर्स है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए। मतलब कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए कम कंसंट्रेशन चाहिए, या कम काम करना पड़ेगा, या कम एनर्जी लगेगी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये तो हो गया था हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे किसके ट्रांसपोर्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है।
CO2 का 3 तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है डिसॉल्व स्टेट में, एक हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके, एक हो सकता है ये CH क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट, ये क्या बन गई बाइकार्बोनेट आयन, और ये क्या है कार्बोनिक एसिड। तो इन चीजों को अभी हम डिटेल में समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार होगा कैसे। जस्ट अ मिनट। तो जो आपका 7% इसका ट्रांसपोर्ट है वो डिसॉल्व स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। इस साइड पे ये जो चीज बनी हुई है ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है, गैसेस एक्सचेंज एट रेस्पायरिंग टिश्यू, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू से क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रही है। तो ये जो येलो येलो तुम्हें दिखाया हुआ है ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम लगा लो, ठीक है। ये भी क्या है, ब्लड स्ट्रीम लगा लो। और ये किसके पास जा रही है, एल्वेओलाई के पास, लंग्स के बीच में, ठीक है। ये क्या है, ब्लड की कैपिलरी है, यहां से ये क्या है, आरबीसी, ये क्या है आरबीसी, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड दिखाया गया, ठीक है। तो ये आरबीसी और ये ब्लड की जो कैपिलरी के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसके बीच में आरबीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये समझ आया होगा। यहां से अब टिश्यू में क्या हुई, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। वो एक तो डिसॉल्व स्टेट दैट इज 70% डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसफर हुई, यहां से यहां ट्रांसफर हुई, और यहां से कहां पे लोड होगी, एल्वेओलाई में। यहां तक डिसॉल्व में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन के साथ क्या अटैच हो रहा था, ऑक्सीजन हो रहा था, वैसे ही क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। फिर वो इधर आरबीसी में जाके ये जो जैसे HbO2 में क्या हो रहा था, जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो वो भी क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिन से उतर रहा था। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहां से कहां पे पहुंच गया, एल्वेओलाई में। तो आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो मेन चीज समझने वाली है ना वो ये है कि एक ना हमारे यहाँ पे आरबीसी के अंदर हो रहा होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो वाटर तो प्रेजेंट ही होता है आपके सेल में, तो वाटर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम का नाम याद रख लीजिए क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये काफी अबंडेंट एंजाइम है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होके बनाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, सेल के अंदर ही बना देता है। तो जब ये बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम इसको ब्लड से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और फिर ये किसके पास पहुंचता है, जोन सा आरबीसी। एक तो तुम्हारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो जो तुम्हारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तुम्हें देखने को मिलेगा आरबीसी में। आरबीसी में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसकी मात्रा क्या होगी, काफी ज्यादा। और ये जो तुम्हें स्ट्रीम दिख रही है इसमें थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। पर ब्लड में भी होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में भी होता है, पर थोड़ा सा कम होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड यहाँ पे। तो क्या होगा, ये यहाँ पे कैसे आता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और जब ये बाहर से कुछ नेगेटिव बाहर आ रहा है तो जो सेल का जो न्यूट्रलिटी है वो चेंज ना हो, तो हमारे जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है बाहर से, वो क्या करते हैं अंदर की तरफ शिफ्ट आ जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। इस चीज को, इस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड अंदर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा में आ गया। जब ये एल्वेओलाई के पास वाली आरबीसी के पास आएगा तो ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। तो ये बाइकार्बोनेट जो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होकर उसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, है ना, ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड के मदद से क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और फिर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचा देगा, एल्वेओलाई तक।
आई थिंक ये चीज समझ आई होगी कि ये वाली जो रिएक्शन है, अभी हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये वाली जो रिएक्शन है किस तरह की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कि पहले तो जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया पानी ने, बना कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इससे क्या बना, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड ने फर्दर किया ब्रेकडाउन, बना बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। फिर ये बाहर निकला तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन अंदर आया। फिर ये ब्लड प्लाज्मा से दोबारा आरबीसी के पास आया, जब इसको कहाँ जाना था, एल्वेलाई में जाना था। तो फिर इसने फिर से क्या बनाया, रिवर्सिबल रिएक्शन करी, बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने दोबारा किस में कन्वर्ट कर दिया, पानी और CO2 में। और CO2 फाइनली एल्वेलाई से होते हुए एक्सपायर हो गई, मतलब कि हमने क्या कर ली, एक्सेलेशन कर ली। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे होता है। इस डायग्राम में आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी बताया हुआ है, तो ये भी जरा सा देख लेते हैं। अब जो एल्वेओलाई से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, किससे ज्वाइन होगी, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से। जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ज्वाइन होती है तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उसके साथ प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और फिर क्या बना देता है, HbO2। और इसमें जाके ये भी रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को उतार देता है अपनी सीट से। जब ये ब्लड के पास जाती है ना, ब्लड के पास, टिश्यू के पास जाती है, तो टिश्यू के पास वाली जो आरबीसी है वो क्या करेगी, HbO2 को फिर HHb में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन करेगा हाइड्रोजन आयन, और ये ऑक्सीजन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी तो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचेगा, टिश्यूज के पास पहुंचेगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होता है। इसके बाद हमने करने हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, या दूसरी हमने करनी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बारी एनसीईआरटी की तरफ लेके चलती हूँ, फिर हम दोबारा से ये चीजें रिज्यूम करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। किसी को कोई डाउट अगर होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक बारी जरा एनसीईआरटी पे नजर घुमाते। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 97% जो ऑक्सीजन है वो कहां से ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसीज इन द ब्लड से। 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू कितने परसेंट जाएगी, 3% जाएगी। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, whereas 70% of it is carried as बाइकार्बोनेट वाली जो रिएक्शन हुई है, अभी उसको मैं दोबारा से दिखाऊंगी। About 7% of carbon dioxide is carried in dissolved state through plasma. प्लाज्मा के थ्रू अबाउट 7% जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। मैंने आपको क्या बताया कि रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है, कि पहले बाइंड होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और फिर रिलीज भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल मेथड हो गया, ठीक है। टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो चीज बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा उतना ज्यादा बाइंड करेगा। Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with these binding. ये तो मैंने आपको बताया ही था। फिर जो हमारा कर्व है वो शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. तो इस तरह का हमें कर्व देखने को मिलता है, परसेंटेज सेचुरेशन कर्व। ये क्या है, सिग्मोइड कर्व, ठीक है। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब यहाँ पर कम मॉलिक्यूल है तो इसको इतनी एनर्जी लग रही है ना। यहाँ पर जब ज्यादा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर और कम एनर्जी लग रही है। जब इतनी सैचुरेशन हो गई तो और कम एनर्जी लग रही है। जब इतनी सैचुरेशन हो जाती है तो और कम एनर्जी लग रही है, ठीक है।
यहाँ पर ये सिग्मोइड शेप है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। यहाँ पे क्या होता है, जब चौथा मॉलिक्यूल हो जाता है फिर हमने क्या दिखाना होता है, आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा एंटी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ठीक है। और वहां पे आपने क्या करना होता है, वहां पे आपने इसको डीलोड कर अनलोड करना होता है। आपने इसको कहाँ पे लोड करना होता है, ब्लड में, सॉरी टिश्यू के लेवल पे लोड करना होता है ना। तो यहाँ से क्या होगी, इसका रिमूवल हो जाएगा, फिर ये वाले मॉलिक्यूल का, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से वो एंटी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin. In alveoli, where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, and less H plus ion concentration and lower temperature, the factors are all favorable for formation of oxyhemoglobin. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन ही कहाँ रहा था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका बन रहा था एल्वियोलाई के लेवल पर, और वो टूट कहाँ पे रहा था, टिश्यू के लेवल पर। Whereas in the tissue where low PO2 is present, मतलब partial pressure of oxygen क्या होता है, low, high partial pressure of carbon dioxide, high H plus concentration, high temperature. So these favorable for dissociation of oxygen from hemoglobin. तब क्या होता है, hemoglobin टिश्यू पे जाके क्या करता है, उतर जाता है, वहां पे टिश्यू के पास चला जाता है। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the लंग सरफेस, लंग सरफेस में वो क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन से, एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट टिश्यूज, और टिश्यूज के लेवल पे डिसोसिएट हो जाता है। हर, जो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, हर 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट कितनी करता है ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिलीवर होती है, 4 ml फॉर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट वेट अ मिनट। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन about कितनी, 20 to 25%, and the binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. लैपटॉप की चार्जिंग खत्म होने वाली है, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द स्विच ऑफ चार्जिंग। सो लेट्स बिगिन अगेन। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसमें क्या है 25%, बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कहाँ पे ज्यादा होगी, तुम्हारे टिश्यू के लेवल पर, तो वहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, HbCO2 का फॉर्मेशन, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, ठीक है। जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी तो ऑक्सीजन अफेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिशन में है ना। When CO2 is high and partial pressure of CO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when PCO2 is low, that is कहाँ पे, lungs के level पे, and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, तो जो dissociation है, dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin takes place in CO2, which is bound to hemoglobin from the tissues and is delivered at the alveoli। तो क्या होगा, किस लेवल पे जाके बाइंड होएगा, टिश्यूज पे बाइंड होगा, एल्वेओलाई पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, आरबीसी में बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है किस एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की, एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और माइन्यूट क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा की। These enzymes facilitate reactions in both direction, मतलब कि रिवर्सिबल डायरेक्शन में होती है ये रिएक्शन, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ, आरबीसी के अंदर, ठीक है। जब कहां से आएगा, टिश्यू से आएगा, तो क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से बनाएगा बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, और ये क्या करेगा, इसको बाइकार्बोनेट और इसमें तोड़ देगा, फिर ये ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, फिर ये दूसरे आरबीसी में जाएगा,
फिर ये जाएगा हमारे एल्वेओलाई के पास, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल, ये फिर से कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर से किस में ब्रेक डाउन होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये किसके पास पहुंच जाएगा, एल्वेओलाई के, एल्वेओलाई के पास पहुंचेगा, ठीक है। एट द साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, टिश्यू साइट पे, ठीक है, टिश्यू साइट पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HCO3, जो मैंने आपको बता दिया, एंड H+ आयन एट alveolar site where PCO2 is low. The reaction proceeds in opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and water again. Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level. Tissue level पे किस तरह से transport हो जाएगी, as a bicarbonate and transported to alveoli and released out as CO2. और फिर alveoli को दोबारा transport हो जाती है and it is released as CO2. And every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide. 4 ml डिलीवर करता है deoxygenated blood, और oxygenated blood में ऑक्सीजन कितना डिलीवर होता है, 5 ml of oxygen. I think I am very clear till here. उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। तो जो ह्यूमन है ना, उनके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, और कर सकते हैं किससे, रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। किस वजह से होता है, एक तो न्यूरल सिस्टम होता है और एक आपके साथ में प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन। जैसे आपका ब्रेन है ना, एक आपका ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, इसे हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, जो आगे वाला ब्रेन है, ठीक है। एक आपका होता है मिड ब्रेन, एक आपका होता है हाइंड ब्रेन, जो नीचे वाला रीजन है, जिसमें क्या होता है, पोन्स होता है और ऐसे क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेडुला वाला रीजन है, वहां पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। जो भी आपने रेगुलेशन करनी है, रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट करोगे, वो यहां से होती है, ठीक है। वो आपको कहां से देखने को मिलेगी, ये पोन्स वाले एरिया में, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक मेडुला वाले सॉरी, ये है आपका मेडुला वाला रीजन और ये है आपका पोन्स वाला रीजन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, ठीक है। Another center is present in the pons region of the brain called pneumotaxic center and can moderate the function of respiratory rhythm center. तो ये क्या करता है कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये इसको इंडिकेशन देता है कि क्या करता है, इसको नेगेटिवली मॉडरेट करता है। ये जो तुम जो रेस्पायर कर रहे हो, अपनी रेस्पिरेशन के रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो। मतलब कि क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये इसको क्या देगा, इंडिकेशन देगा, ठीक है। उसके बाद न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब कि अगर ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ गई, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम होगी, मतलब कि जितने सेकेंड्स में आप सांस ले रहे हो उससे ज्यादा, उससे कम में सांस ले रहे हो, है ना। अगर आप उससे कम में सांस ले रहे हो तो ड्यूरेशन तो क्या होगी, टाइम तो क्या होगी, रेस्पिरेशन की कम होगी, पर उतनी देर में आप ज्यादा सांसें लोगे, है ना। आपको कहने ना काले काले साह लेना, तो वो कब होगा, जब ये इसको क्या करेगा, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ड्यूरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और अ कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, और ये जो रिदम सेंटर है ना, इसके बिल्कुल पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो केमिकल से रेगुलेट होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो क्या कहेगा कि रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी सांस लो, हमें और ऑक्सीजन चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तब भी क्या होगा, तब भी मैंने आपको बताया था ना कि जो हाइड्रोजन आयन है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और ऑक्सीजन ने भी यहीं पे आके बाइंड करना है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो भी वो क्या कहेगा कि जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी और ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। The chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Increase these
इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो इस सेंटर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा और तुम्हें क्या कहेगा, जल्दी जल्दी से रेस्पिरेशन करो, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiration process by which these substances can be eliminated। जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयन है जो कि क्या है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इनको क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can also recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration। ये मैं आपको अभी कैरोटिड आर्टरी है और जो आयोटा है इसको दिखाती हूँ। ये हार्ट, जो हार्ट है ना, हार्ट के यहां से आ रही होती है आपकी मेन आर्टरी, ठीक है, और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पहुंचा रही होती है कैरोटिड आर्टरी। तो ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी है और ये क्या है, आयोटिक आर्टरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस आयोटिक आर्टरी में और कैरोटिड आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड पहुंचाना होता है। मान लो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या करेगी, यहां से ये भी इसको सिग्नल देगी कि हमें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाओ, हमने ब्लड को हार्ट को क्या देना है, प्योर ब्लड देना है, टिश्यूज को क्या देना है, प्योर ब्लड देना है, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैरोटिड आर्टरी और आयोटिक आर्टरी है। अगर इसमें बाय चांस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये भी सिग्नल कर एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू रिदम सेंटर फॉर remedial actions। The role of oxygen in the regulation of respiration rhythm is quite insignificant। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए किसका रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा आ सके। ऑक्सीजन का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन रोल इज इनसिग्निफिकेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना, इन सबको ही डिटेक्ट करके हमारी जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो हो जाती है। तो लेट्स मूव टू आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगेन, और इसको हम फिर से इसको डायग्रामेटिकली यहां से समझेंगे। तो लेट्स मूव टू दैट पेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है तुम्हारी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना। तो ये है तुम्हारा, ये तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पे तुम कॉन्शियसली जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो ना, तो इनको जो कंट्रोल करते हो वो ये वाले पार्ट से करते हो। जो भी चीज, ये तुम्हारा कॉन्शियस एरिया होता है, सोचने वाला एरिया होता है। तो जो सोचने वाला एरिया है, जो इंटेलिजेंस का एरिया है, वहां से आप किसी चीज को रेगुलेट कर सकते हो, है ना। जब हम फोर्सफुल ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस रीजन का यूज करते हैं। बाकी हम बात करते हैं ये वाला जो रीजन है, ये क्या है आपका, ये है आपका फोर ब्रेन, ये है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हें रीजन दिख रहा है ये पोन्स है, और ये यहाँ पे क्या, ये मेड्यूला है, और ये यहाँ पे क्या है, पोन्स है, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हें रीजन दिख रहा है ये किस ब्रेन का दिख रहा है, ये तुम्हें हाइंड ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा ब्रेन है, हाइंड ब्रेन दिख रहा है तुम्हें। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, जिससे कि पैटर्न या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होगी। अगर रिसेप्टर सेल्स, वो कहते हैं रिसेप्टर सेल्स नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, यहाँ पे फ्लूइड में भी कोई भी चेंजेस होते हैं। अगर मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो रेस्पिरेशन है उसका रेट इंक्रीज कर देगा। फिर जो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक ये जो हार्ट में क्या जा रही है हमारी आयोटिक आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, और यहाँ पे एक क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये जो ब्लड को पहुंचाते हैं। तो ये क्या करेंगी, ये दोनों भी रेगुलेट करेंगी कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे, बढ़ा हुआ रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनको ज्यादा दिखती है तो ये किसको सिग्नल देंगे, पोन्स रीजन को ही ये क्या करेंगे, सिग्नल दे देंगे, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर, किसी को कोई डाउट। तो जब ये इसको सिग्नल देंगे तो फिर ये क्या करेगा, जब ये इसको सिग्नल देंगे तो उसके रिजल्ट में जब ये पोन्स के पास इसका सिग्नल पहुंचेगा, कैरोटिड आर्टरी और ये आयोटिक आर्टरी इसको सिग्नल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, ये लंग्स को कमांड देगा, ये लंग्स को कमांड देगा कि तुम्हारा जो प्रेशर है वो बढ़ाओ, ठीक है। प्रेशर को क्या करो, हमें ऑक्सीजन बढ़ानी है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, इंटरकोस्टल मसल, ये देखो हमारी फूल गई, डायफ्राम हमारा आ गया फ्लैटेंड पोजीशन में, और यहां से क्या होगी, फिर ऑक्सीजन अंदर आ जाए। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। ये जो कीमो, यहाँ पे एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इस डायग्राम में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको साथ साथ में एनसीईआरटी से पढ़ा दिया। और मेड्यूला में भी एक क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको कहाँ करा दी है, जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई। अब हम क्या करेंगे, यहां तक तुम्हें ये समझ आ गया कि रेगुलेशन ऑफ जो ब्रीदिंग है, रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है, वो किस तरह से होती है। अब जो दूसरी चीज हमने करनी है, दूसरी चीज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो एक तो तुम्हारी हम बात करेंगे अस्थमा की। अब अस्थमा में क्या होता है, जो अस्थमा है ना, उसमें जो तुमने देखा होगा सांस लेने में, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिजीज है तो सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। और अस्थमा के पेशेंट से ना एक साउंड सी आती है, वीजिंग साउंड हम उसे बोलते हैं, है ना। वो जो साउंड आती है उसे हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो अब देखो, जो हमारी एल्वियोलाई है उसके पास इतनी स्पेस है कि एयर क्या कर सके, इसको पास कर सके। पर अगर कोई अस्थमैटिक व्यक्ति होगा, जिसको अस्थमा होगा, उसमें ये क्या आ गई, यहाँ पे सूजन आ गई। अगर सूजन आ गई तो ये जो स्पेस रहेगी, यहाँ से जो स्पेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो इन रिजल्ट क्या आएगी, वीजिंग साउंड आएगी, और सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। और जब कई बार हम कहते हैं ना अस्थमा का अटैक आ गया, तब वो जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, माइन्यूट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तो सांस लेनी और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उनको, खास करके क्लोज्ड प्लेसेस पे। तो ये क्या है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा जब कौन सी कंडीशन होगी, अस्थमा की कंडीशन होगी। ठीक है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये हम एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। अब ये तुम्हें दिखा होगा एम्फिसीमा। एम्फिसीमा मेनली कैसे होता है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जल्दी से ठीक नहीं होगा, और ये किस वजह से होता है, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग उनको होता है। और इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी एल्वियोलाई की वॉल्स है ना, वो क्या हो जाती है, डैमेज ही हो जाती है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये क्या से सड़े गले लंग्स है, और ये हेल्थी लंग्स है। ठीक है, तो एम्फिसीमा में जो तुम्हारे लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये तो हेल्दी एल्वियोलाई है। ठीक है, फिर एल्वियोलाई में जब सिगरेट के पार्टिकल्स कुछ ना कुछ ट्रैप होने शुरू होते हैं, फिर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया इसका, और यहाँ पर जो एल्वियोलाई की जो वॉल है ये क्या हो गई है, पूरी तरह से डैमेज्ड हो गई है। ठीक है, तो जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज्ड हो जाती है इन केस ऑफ एम्फिसीमा, एंड ये जल्दी से ठीक नहीं होते, बड़ा प्रोलॉन्ग डिजीज है, इसलिए हम कहते हैं इसको ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। और जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं उनकी जो लंग्स की हालत है वो इस तरह से हो जाती है, एंड वो फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। उसके बाद हम बात करें जो जिनको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी है, या फिर जैसे कि कोई ग्लास की फैक्ट्री है ना, तो उन लोगों को क्या है कि हमेशा एक तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मास्क पहन के रखिए, क्योंकि इस वजह से आपको क्या हो सकती है, काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि जिसमें से एक बीमारी है फाइब्रोसिस। ठीक है, एक अगर सिलिका डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं सिलिकोसिस। तो इस तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डालना होता है मास्क, और ये कुछ होते हैं ऑक्यूपेशन की वजह से कि अब काम ही है ना। जैसे मान लो जो ट्रैफिक पुलिस होती है, तो ट्रैफिक पुलिस को भी सारा दिन जो पोल्यूशन है उसके साथ डील करना पड़ता है, तो एडवाइजेबल होता है कि वो लोग क्या वियर करें, मास्क वियर करें, जिसकी वजह से उनको किस तरह के डिजीजेस हो जाते हैं, फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, या एस्बेस्टोस की वजह से होता है एस्बेस्टोसिस। तो ये 3 तरह के डिजीजेज है जो आपको यहाँ पे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको ऑक्यूपेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। सो लेट अस रीड इट थ्रू एनसीईआरटी। तो इसको एक बड़ी डिस्कार्ड करते हैं। हाँ, तो आइए हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स की। तो मैंने क्या बताया, अस्थमा में क्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, एंड व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई देती है, और सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है आपकी एल्वियोलाई में या ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, एल्वियोलाई के लेवल पे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। ब्रोंकाई में जब सूजन आ गई
तो जो पैसेज हो जाएगा आपका हवा का ऑक्सीजन के पास होने का, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और एल्वियोलाई तक एयर है जो पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होगा, एम्फीसीमा में जो ये किसकी वजह से होता है, प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, मेजर डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होगा, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं आपकी डैमेज हो जाएगी एंड इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। और जब वॉल्स डैमेज होगी तो जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसके थ्रू आप रेस्पायर कर सकते थे, वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। जैसे आपने देखा था ना, आधा पोर्शन ऐसे ब्लैक था, आधा पोर्शन तो अच्छा पड़ा था। ठीक है, तो फिर इतने से रीजन से रेस्पिरेशन होगी, तो इन रिजल्ट आप कम रेस्पायर कर पाओगे नॉर्मल हेल्दी लंग्स की बजाय। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर देखने को मिलती है, स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, तो वहां पर बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दैट डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप, तो जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाता, और इस वजह से क्या हो जाती है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, या कोई जो फाइब्रोसिस टिश्यू है जो लंग्स में प्रेजेंट है उसमें क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो बढ़ जाता है मास में। और अगर कोई चीज थिक होएगी तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी ना, रेस्पिरेशन के लिए आपको पतला सरफेस चाहिए, तो उसकी मोटाई बढ़ गई, सूजन हो गई, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस हो नहीं पाएगा, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और इससे हमारा जो लंग्स है वो सीरियसली डैमेज हो जाते हैं। और जो वर्कर्स इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क हमेशा डालने चाहिए। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। हमारी बात हो गई है अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने आज कवर करा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और रेगुलेशन कैसे होती है वो भी हमने आज ही के लेक्चर में कवर कर लिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे एंड अच्छे से ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड प्लीज हिट द लाइक बटन और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन करें मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।